नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस एपिसोड में हम भारत के बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य का पता लगाएंगे, जिसमें इसके विभिन्न राज्यों और जिलों में व्यापक असमानताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो वो था हमारा एक औपचारिक परिचय, पर आज जो लेख हमारे सामने है उसे पढ़ते हुए एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। क्या? कि हम भारत को एक देश की तरह देखते हैं, पर असल में ये कई अलग अलग दुनियाओं का एक तरह से महासंघ है। एक ऐसा महासंघ जहां एक राज्य की आबादी दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश के बराबर है, तो दूसरे राज्य की इकोनॉमी एक विकसित यूरोपियन देश जैसी है। सही बात है। आज हम भारत के राज्यों के बीच की इन गहरी होती खाइयों को समझने की कोशिश करेंगे, आबादी, पैसा और भाषा के नजरिए से। और सबसे जरूरी बात, हम ये देखेंगे कि कैसे 2026 में होने वाला एक राजनीतिक बदलाव इस पूरे संतुलन को हिला सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत के संघीय ढांचे यानी जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी बुनियाद से जुड़ा सवाल है। राज्यों के बीच ये असमानताएं ये हमेशा से थीं, लेकिन अब ये इतनी बढ़ गई हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, लोग। हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब हम इसे राज्यों के स्तर पर तोड़कर देखते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो हैरान करने वाली है। जैसे 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की 16% से ज्यादा आबादी सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में रहती है। 16%? 16%। बिल्कुल, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है। हाँ, इसे किसी और देश से तुलना करके देखें तो? हाँ, इसे ऐसे देखें कि अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो वो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। पाकिस्तान और ब्राजील से भी बड़ा। बाप रे। और दूसरी तरफ हमारे पास सिक्किम जैसा राज्य है जिसकी आबादी सिर्फ 6 लाख के करीब है, या फिर लक्षद्वीप जहां 65,000 से भी कम लोग रहते हैं। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ संख्या का फर्क नहीं है, ये स्केल का फर्क है। एक तरफ एक महाद्वीप जैसा राज्य, दूसरी तरफ एक छोटे शहर जितनी आबादी। और इसका असर जमीन पर सीधे दिखता है, खासकर जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी में। बिहार और पश्चिम बंगाल में हर स्क्वायर किलोमीटर में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब जबरदस्त भीड़। बिल्कुल। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह आंकड़ा सिर्फ 17 है। एक जगह तिल रखने की जगह नहीं, दूसरी जगह मीलों तक कोई इंसान नहीं। और ये जिला स्तर पर और भी साफ हो जाता है। महाराष्ट्र का ठाणे जिला 2011 में विभाजन से पहले, या पश्चिम बंगाल का नॉर्थ 24 परगना, इन एक एक जिलों की आबादी कई छोटे राज्यों से ज्यादा थी। सही है। और फिर अरुणाचल की दिबांग घाटी है जहां 10,000 से भी कम लोग हैं। अब सोचिए, एक जिला कलेक्टर दिबांग घाटी में काम कर रहा है और दूसरा ठाणे में। दोनों की चुनौतियां, संसाधन की जरूरतें, सब कुछ कितना अलग होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक और परत जुड़ जाती है, शहरीकरण। हाँ, जो माइग्रेशन होता है। हाँ, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरी जिलों में बाहर से आकर बसने वालों की वजह से आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये वो लोग हैं जो काम की तलाश में आ रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण इलाकों में, खासकर उत्तरी राज्यों में, उच्च प्रजनन दर यानी जो हाई फर्टिलिटी रेट है, वो आबादी बढ़ने का मुख्य कारण है। और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली नीति भारत में क्यों काम नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। एक तरफ आपको शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा पर। नीतियां क्षेत्र विशेष यानी रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये आबादी का नक्शा ही हमें बताता है कि देश को चलाना कितना जटिल काम है। तो ये जो आबादी का घनत्व और वितरण है, ये सिर्फ जमीन पर बोझ नहीं डालता, इसका सीधा असर लोगों की जेब पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कि भारत का आर्थिक नक्शा इस जनसंख्या के नक्शे से कितना मिलता जुलता है या कितना अलग है। यहाँ भी असमानता की कहानी कुछ वैसी ही है ना? बल्कि यहाँ खाई और भी गहरी है।
हम इसे दो तरीकों से देख सकते हैं। एक है राज्य की कुल जीडीपी, यानी अर्थव्यवस्था का कुल आकार, साइज ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, जो हमें एक आम नागरिक की आर्थिक स्थिति का बेहतर अंदाजा देता है। कुल जीडीपी में महाराष्ट्र लगभग 31 लाख करोड़ और तमिलनाडु 20 लाख करोड़ जैसे बड़े औद्योगिक राज्य सबसे आगे हैं। ये तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि इनकी आबादी और औद्योगिक आधार दोनों बड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन असली कहानी तो पर कैपिटा इनकम बताती है। यहीं पर राज्यों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। अच्छा। आरबीआई के 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक गोवा की प्रति व्यक्ति आय लगभग 4,72,000 रुपए है, लगभग 4.5 लाख। हाँ, और दिल्ली की करीब 3,90,000। ये वो राज्य है जहां शहरीकरण, पर्यटन और सर्विस सेक्टर मजबूत है। अब इसकी तुलना बिहार से कीजिए। जहाँ कितनी है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 47,500 रुपए के आसपास है। 1 मिनट, क्या कहा आपने? 47,000? मतलब गोवा में एक औसत व्यक्ति बिहार के औसत व्यक्ति से लगभग 10 गुना ज्यादा कमाता है। 10 गुना। ये तो अविश्वसनीय है। ये एक ही देश के 2 राज्यों के आंकड़े हैं। हाँ, ये एक ही देश के आंकड़े हैं। और ये अंतर सिर्फ आज की नीतियों का नतीजा नहीं है। इसके पीछे मतलब ऐतिहासिक कारण भी हैं। जैसे आज़ादी के बाद कई दशकों तक फ्रेट इक्वलाइजेशन नाम की एक नीति लागू थी। फ्रेट इक्वलाइजेशन, ये क्या था? इसका मकसद था कि देश के हर कोने में खनिज जैसे कोयला और लोहा एक ही दाम पर मिले, ताकि हर जगह उद्योग लग सकें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसे तो पिछड़े इलाकों में भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी। कागज पर तो यही इरादा था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बिहार, झारखंड, ओडिशा जैसे जो राज्य खनिज संपन्न थे, उनका सबसे बड़ा फायदा छीन लिया गया। अच्छा, कैसे? अब जब कोयला और लोहा मुंबई या चेन्नई में भी उसी दाम पर मिलने लगा जिस दाम पर जमशेदपुर में मिलता था, तो कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां बंदरगाहों के पास लगाना शुरू कर दिया, जहां से माल बाहर भेजना आसान था। बिल्कुल। इस एक नीति ने दशकों तक खनिज संपन्न पूर्वी भारत को औद्योगिक विकास की दौड़ में पीछे धकेल दिया, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों को इसका बहुत फायदा मिला। वाह, ये तो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ज्यादा बात होती ही नहीं है। यानी आज जो हम आर्थिक असमानता देख रहे हैं, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। बहुत गहरी, और ये आज भी जारी है। दक्षिण के राज्य सर्विस और आईटी सेक्टर में आगे निकल गए, जबकि उत्तर के कई बड़े राज्य आज भी कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है, और वहां कृषि की उत्पादकता भी उतनी अच्छी नहीं है। तो एक तरफ उच्च विकास वाले सेवा आधारित राज्य हैं और दूसरी तरफ विशाल आबादी वाले कृषि आधारित राज्य। हाँ, ये भारत की अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग चेहरे हैं। आबादी और पैसे की इस असमानता के बाद अब भारत की एक और पहचान की बात करते हैं, भाषा। यहाँ भी विविधता और जटिलता कुछ कम नहीं है। कहते हैं कि भारत में हर कुछ कोस पर पानी और बानी यानी बोली बदल जाती है। आंकड़े भी यही कहते हैं ना? आंकड़े तो इससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी बताते हैं। 2011 की जनगणना में लोगों ने 19,500 से ज्यादा अलग अलग मातृभाषाएं बताईं। 19,000? हाँ, अब जाहिर है इनमें से कई एक ही भाषा के अलग अलग ग्रुप थे, तो उन्हें एक साथ मतलब ग्रुप किया गया। अंत में 121 मुख्य भाषाएं सामने आईं। ठीक है। और भाषाई विविधता को मापने के लिए एक पैमाना होता है, ग्रीनबर्ग डाइवर्सिटी इंडेक्स या LDI। ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए, अगर आप किसी जगह पर 2 लोगों को रैंडमली चुनें और इस बात की जितनी ज्यादा संभावना हो कि वो दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, तो उस जगह का LDI उतना ही ज्यादा 1 के करीब होगा। दिलचस्प। तो इस पैमाने पर भारत के राज्य कहाँ खड़े होते हैं? यहीं पर सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। सबसे ज्यादा भाषाई विविधता वाले राज्य नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। छोटे राज्य? हाँ, छोटे राज्य। नागालैंड का LDI 0.93 है। वजह यह है कि वहाँ बहुत सारी अलग अलग जनजातियां रहती हैं और हर किसी की अपनी अलग भाषा या बोली है। और सबसे कम विविधता? वहीं उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात जैसे बड़े राज्यों का LDI काफी कम है, क्योंकि वहाँ एक मुख्य भाषा का प्रभुत्व है। लेकिन यहाँ एक पेंच है जो मुझे इस लेख में बहुत दिलचस्प लगा, वो है भाषा और मातृभाषा के बीच का फर्क। इसे जरा समझाइए। ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जनगणना में आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं, आपकी भाषा और आपकी मातृभाषा। अक्सर, खासकर हिंदी पट्टी में,
लोग अपनी मातृभाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, हरियाणवी की जगह अपनी भाषा हिंदी लिखवा देते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे आंकड़ों में एक बड़ी तस्वीर छिप जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, वहाँ भाषा के स्तर पर 94% लोग हिंदी बोलते हैं, तो LDI सिर्फ 0.11 आता है, जो बहुत ही कम है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि यूपी में कोई भाषाई विविधता है ही नहीं। सही कहा। लेकिन जैसे ही हम मातृभाषा के आंकड़ों को देखते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। हमें पता चलता है कि वहाँ 10% से ज्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, करीब 2% अवधी बोलते हैं और भी कई भाषाएं हैं। जब हम इन मातृभाषाओं को अलग अलग गिनते हैं तो उत्तर प्रदेश का LDI 3 गुना बढ़कर 0.34 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हिंदी नाम की एक बड़ी छतरी के नीचे दर्जनों जीवंत भाषाएं और बोलियां छिपी हुई हैं, जिन्हें आधिकारिक मान्यता या पहचान नहीं मिलती। और ये सिर्फ एक कल्चरल पॉइंट नहीं है, इसका राजनीतिक असर भी होता है। यकीनन होता होगा। जब भोजपुरी या राजस्थानी जैसी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठती है, तो उसके पीछे यही पहचान और सम्मान की राजनीति होती है। ये दिखाता है कि भारत की भाषाई विविधता सतह पर जितनी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। तो हमने आबादी का संतुलन देखा, पैसे की खाई देखी और भाषा की छिपी हुई विविधता को समझा। अब इन सबको एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि इसका लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी लोकसभा पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि लोकसभा में सीटें तो आबादी के हिसाब से ही बढ़ती हैं ना। हाँ, सिद्धांत तो यही है। संविधान कहता है कि हर राज्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा में सीटें मिलेंगी। अभी लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो क्या है? वो ये कि ये जो सीटों का बंटवारा है, ये आज की आबादी पर नहीं बल्कि 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्या? 1971? यानी 50 साल से भी ज्यादा पुरानी जनगणना पर? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। ऐसा क्यों किया गया? ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। उस समय देश में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम जोरों पर था। तब ये तर्क दिया गया कि जो राज्य अपनी जनसंख्या वृद्धि को काबू करने में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कम संसदीय सीटों का दंड नहीं मिलना चाहिए। मतलब अगर कोई राज्य जनसंख्या कम कर रहा है तो उसकी राजनीतिक शक्ति कम न हो जाए। बिल्कुल। अगर हर जनगणना के बाद सीटें बदलती तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले राज्यों की सीटें बढ़ जाती और कम बच्चे पैदा करने वाले राज्यों की घट जाती। और इसका सबसे ज्यादा फायदा और नुकसान किन राज्यों को हुआ? इसका सीधा असर ये हुआ कि जिन राज्यों ने, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने, अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया, वो राजनीतिक रूप से घाटे में रहे। अच्छा। आज की आबादी के हिसाब से उन्हें जितनी सीटें मिलनी चाहिए उससे कम मिली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, जिसकी 80 सीटें हैं, और बिहार, जिसकी 40 सीटें हैं, उन्हें 1971 की आबादी के आधार पर ये सीटें मिली हुई हैं। अगर आज की आबादी के हिसाब से सीटें बढ़ें तो इन राज्यों की सीटें और बढ़ जाएंगी। लेकिन ये तो सिर्फ सीटों की बात हुई। मुझे लगता है कि इसका एक और असर है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, और वो है राज्यों को मिलने वाला पैसा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक दोहरा झटका या डबल वैमी है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा करता है, वो भी अपने फॉर्मूले में जनसंख्या को काफी महत्व देता है। हालांकि वो हाल की जनगणना का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ज्यादा आबादी वाले राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलता है। तो दक्षिण के राज्यों की शिकायत ये है कि वो टैक्स ज्यादा देते हैं, जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो उनके हाथ कम पैसा आता है और उनका राजनीतिक वजन भी नहीं बढ़ता। तो ये 1971 वाली रोक कब तक है? इसे 84वें संविधान संशोधन के जरिए 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब 2021 की जनगणना तो हुई नहीं। हाँ, कोविड की वजह से। तो जब भी अगली जनगणना होगी और उसके आंकड़े आएंगे, तब सीटों का दोबारा बंटवारा, जिसे परिसीमन या डीलिमिटेशन कहते हैं, होना है। और यही वो बात है जो भारत की राजनीति में एक तूफान ला सकती है। तो आज हमने देखा कि भारत के राज्य जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, भाषा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कितने अलग अलग हैं। ये सिर्फ दिलचस्प आंकड़े नहीं हैं, ये वो दरारें हैं जो हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक बनावट को लगातार चुनौती दे रही हैं।
और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है जो आज की चर्चा का सार है। 2026 के बाद जब भी सीटों के परिसीमन पर लगी रोक हटेगी और नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटों का फिर से बंटवारा होगा तो क्या होगा? अनुमान है कि इससे राजनीतिक शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण और पूर्वी भारत से निकलकर उत्तर भारत खासकर यूपी बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इसके नतीजे क्या होंगे? क्या इससे राज्यों के बीच का तनाव और बढ़ेगा? क्या भारत का संघीय ढांचा इस बदलाव के दबाव को झेल पाएगा? यही $1 मिलियन का सवाल है। एक तरफ लोकतंत्र का सिद्धांत है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। तो जिस राज्य की आबादी ज्यादा है उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। सही है। लेकिन दूसरी तरफ संघवाद का सिद्धांत है जो कहता है कि हर राज्य की अपनी पहचान और स्वायत्तता का सम्मान होना चाहिए। भारत को इन दोनों के बीच एक नया संतुलन खोजना होगा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे सोचना और बात करना बहुत जरूरी है।